Hey guys, welcome back to the YouTube channel of the Knowledge Race. Myself Rajay, and in this video we are going to study about the topic respiration. ठीक है गाइस, तो अभी तक जो है हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स का जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा पढ़ लिया हुआ है। उसके अंदर जो है हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी पढ़ा। ठीक है गाइस, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग जो है उसको देख सकते हो। और साथ ही मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर बनाए और वो आप लोगों से टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए हैं। अगर आप लोग उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन जो है हमारा एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है पीछे जो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टली लिंक्ड है रेस्पिरेशन के साथ। कैसे लिंक्ड है उसको देखते हैं। देखो, जो न्यूट्रिशन जो था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर करता है। और उसके अंदर जो है हम लोगों ने मेन चीज़ क्या देखी कि जो हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर हमारे ग्रीन प्लांट्स या फिर एल्गी वगैरह जो थी वो क्या करती है, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करती है बाय द यूज़ ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका, C6H12O6 का, जो हमारा क्या था फूड, यानी कि ये ग्लूकोज था। और ग्लूकोज आप लोग जानते हैं एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना, तो क्या किया था प्लांट्स ने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की। अब देखो ये ग्लूकोज जो बना, ठीक है ना, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। एनिमल्स जो हैं इसको लेते हैं, या फिर अगर हम प्लांट्स की ही बात करें उन्हीं की बॉडी के अंदर बनता है और इसका जो है फर्दर ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता है या कैसे होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। अब एक चीज़ आपको और पता होगी कि कोई भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए या फिर अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके जो फंक्शन हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जो है उसको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और साथ ही साथ उसको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी या न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स तो आप लोगों ने बोल दिया कि जब हमारा ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करेगा तो वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन एनर्जी कहाँ से आएगी। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। अब वो ब्रेक डाउन जो है वो कैसे करता है, वही जो है हमारा रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो अब मैं ये आपको बता रहा था यहाँ पे कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, यहाँ से बना ग्लूकोज, यानी कि हमारा फूड प्रिपेयर हो गया। अब मान लो अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने ये प्लांट से फूड ले लिया, इसको खा लिया। अब इसकी जो है डाइजेशन हो गई, ये चला गया ब्लड में, ब्लड से जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होती है। क्या होती है, फर्दर ब्रेकडाउन, या फिर हम लोग इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होगी और ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, CO2 और प्लस H2O, यानी कि यहाँ से हमारा जो है फूड, जो हमारे रेक्टेंट थे, जिस मटेरियल से हमारा फूड बना था, फर्दर वो ब्रेकडाउन करके वही चीज़ बनाता है। लेकिन साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली चाहिए कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी, वो भी यहाँ पे बनती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है हमारा रेस्पिरेशन और जो हमारा न्यूट्रिशन है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी पूरा का पूरा फंक्शन होता है वो कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर जो है हमारा फूड प्रिपेयर होता है और हमारा कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ऑब्टेन करता है। और वही जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फॉर्म्ड हुए होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, वो फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं और हमारी वहाँ पे मेन चीज़ जो है एनर्जी जो है वो बनती है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कि न्यूट्रिशन जो है वो कैसे लिंक्ड है, किसके साथ, रेस्पिरेशन के साथ। अब रेस्पिरेशन जो है वो होती क्या है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन जो है मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड दैट इज ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
ATP इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहली बात कि जो रेस्पिरेशन जो है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। क्या होता है, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है हमारा बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज होता है। अब इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब ये केमिस्ट्री की एक टर्म है जो बायो के अंदर भी यूज़ होती है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास एडिशन ऑफ O2 या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई एक केमिकल स्पीसीज है, जो कोई भी चीज़ है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की। तो एडिशन होगी कहाँ पे, ग्लूकोज के अंदर। तो उसके बाद जो है हमारा ये फर्दर जो है ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है हमारा CO2 और प्लस H2O और साथ ही यहाँ से निकलती है एनर्जी। तो ये हमारा एक बेसिक सा आइडिया है किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि एनर्जी बनेगी जो वो किसकी फॉर्म में बनेगी, ATP की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में बनेगी, ATP की फॉर्म में। ये मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है कि जो हमारी हमेशा जो एनर्जी बनती है किसी भी सेल के अंदर, कोई भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी पैदा करता है वो किसके रूप में पैदा करता है, ATP की फॉर्म में। अब ATP का मीनिंग क्या होता है, ये होता है एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये हो सकता है कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो ATP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, या एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है वो किस फॉर्म में बनती है। और ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी की जो करेंसी है ना, तो वो क्या होती है, हमारी ATP होती है। अब देखो यहाँ पे जो है ATP का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया हुआ है और इसको आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कैसा जो है हमारा दिखने में होता है। केमिकली जो ATP जो है वो कैसे बनता है, उसमें के अंदर कौन कौन से एटम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ना, यहाँ पे लिख के बताया मैंने आपको कि ATP के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा राइबोज शुगर होती है और तीसरा होता है एडेनिन। ठीक है, ये 3 चीज़ों को मिला करके जो है हमारा एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है। अब इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप कौन सा है, ये हमारा पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप है। और ये कितने हैं, यहाँ पे क्या लिखा था, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये हमारा एक ग्रुप हो गया फॉस्फेट का। ठीक है ना, उसके बाद ये दूसरा हो गया और ये फिर तीसरा हो गया। तो 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं एक ATP के अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है ये वाला ग्रुप हमारा, तो ये हमारी होती है शुगर। क्या है ये, राइबोज शुगर है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये हमारा होता है एडेनिन। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा आपस में इंटरलिंक्ड होता है और पूरा का पूरा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे एक ATP मॉलिक्यूल का, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एग्जाम में हार्डली ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्या होती है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग की जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो कितने टाइप की होती है। अब देखो ये डिपेंड करता है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन O2। अब देखो हमने बात की कि जो हमारा फूड है उसकी होगी ब्रेकडाउन, वो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। अब वो फूड की जो ब्रेकडाउन हो रही है वो क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम अलग टाइप की रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर वो मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, उसकी एब्सेंस में हो रही है, तो उसको अलग टाइप की रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ कि देखो हमारे पास अगर ये रेस्पिरेशन है तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे 2 पार्ट्स में कैसे कर रहे हैं, अगर तो यहाँ पे O2 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन होती है हमारी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है गाइज, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट काइंड की रेस्पिरेशन। अब पूरा इसको मैं बताता हूँ डिटेल में। अब दूसरी होती है अगर O2 जो है वो नहीं है, मतलब फूड की ब्रेकडाउन हो रही है और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सी हो गई,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की जो है हमारे पास रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। आपको समझ आ गया होगा कि अगर O2 है तो एरोबिक होगी, अगर O2 नहीं है तो एनएरोबिक होगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन को जो है हम लोग सबसे पहले जो है जर्नल फॉर्म में पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रेस्पिरेशन जो है वो होता है। फिर बाद में जो है हम लोग जाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे वो सारा का सारा प्रोसेस चलता है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मैच करती हैं, तो उसको मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अब देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारी जनरली पाई जाती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक, ये हमारी एग्जांपल्स आ गई। एनिमल्स के अंदर जो है इंक्लूडिंग हमारे क्या आ गए, यहाँ पे ह्यूमंस भी आ गए। अब एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है ना, ये हमारी किसके अंदर होती है, सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे O2 की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास एक फंगस है जिसका नाम यीस्ट है, जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है। फिर हमारे जो बॉडी के मसल सेल्स होते हैं, अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एरोबिक। लेकिन जो मसल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के पूरे, आपको पता है 637 किस्म के मसल जो है हमारी बॉडी के अंदर हैं। अब उन मसल सेल्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एनएरोबिक, यानी कि O2 की एब्सेंस में होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है हमारे पास काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब पैरासाइट्स आपको अगर याद होगा तो पता होगा, मैंने न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। अब पैरासाइट के अंदर जो है मैंने आपको एस्कैरिस की एग्जांपल बताई थी वहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास टीनिया वगैरह हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि अपना खाना जो है उसकी ब्रेक डाउन करेंगे O2 की एब्सेंस में। ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारा एक बेसिक आइडिया है रेस्पिरेशन का, और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से जो है हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आ चुका होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग जो है थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं ओवरऑल बताऊंगा कि आपको कैसे होता है। डिफ्रेंशिएट ये है कि सबसे पहले तो बात ये होगी कि ये O2 की प्रेजेंस में होती है। उसके बाद दूसरी बात जो है ये क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि इसमें जो हमारा खाना होता है वो कंप्लीटली क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर रही है तो ये क्या है, हार्मलेस है। इसको एक तरीके से मैं वो क्या बोलूँगा, हार्मलेस, यानी कि कोई नुकसान नहीं करती है। अब ये वाली जो होती है ना हमारे पास, ये वाली क्या होती है, इसमें होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। और ये क्या होती है, थोड़ी हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैसे होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद बात करें आगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा हमारे पास CO2 जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, CO2 जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। साथ ही साथ वाटर वगैरह भी हमारे पास हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पैदा होता है, हमेशा एज ए एंड प्रोडक्ट या फिर वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे जो है CO2 में और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, CO2 जो है वो पैदा हो भी सकता है एज ए एंड प्रोडक्ट और नहीं भी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक और हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, फोर्थ वाला। देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना हमारे पास, ये हमने देखा कि किसके अंदर हो रही है, प्लांट्स के अंदर हो रही है और एनिमल्स के अंदर हो रही है। अब ये प्लांट्स या एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर होती है या किसी सेल पार्ट्स में होती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये तो होती है एक तो साइटोप्लाज्म में, सेल का जो है ये लिक्विड पार्ट होता है हमारा जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और साथ ही साथ जो है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सेल के किस पार्ट में होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ये हमारी ज़्यादातर कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और कुछ ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं, मीजोसोम।
वहाँ पे होती है, किसमें, बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादातर। बाकी जो मैंने ईस्ट वगैरह बताया आपको या फिर मसल सेल्स बताए उनके साइटोप्लाज्म में ये होती है, ठीक है। आई होप कि गाइस ये आपको सारा का सारा जो है यहाँ पे समझ आया होगा। अब आपने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है और उसमें क्या होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कौन सी होती है और वो कैसे कैसे मतलब उसका पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस वगैरह फॉलो होता है, ठीक है। और इसको जो है मैंने आपके मेन पॉइंट जो है आपको वो भी बता दिए हैं और इनको जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारे पास कि ये जो हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, इसके अंदर जो है ना 38 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तभी जो है मैंने बोला था ये क्या है, हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। और ये जो हमारी होती है ना कौन सी, एनारोबिक, इसके अंदर जो है जस्ट 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हमारी ये वाली ज़्यादा एफिशिएंट है और ये वाली कम एफिशिएंट है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चार्ट की, एक तरीके से जो है हमारा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू जो है आपको ये पूरा का पूरा समझ आने वाला है, ठीक है, कि एरोबिक के अंदर क्या होता है, एनारोबिक के अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, रेस्पिरेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये हमारी रेस्पिरेशन है। अब जितने भी टाइप की हमारी रेस्पिरेशन होगी उसमें मैंने आपको बोला यूज़ एंड नॉन यूज़ ऑफ O2 होगा। अगर O2 वहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर O2 वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा तो एनारोबिक होगी, इतनी सी बात पता चल गई। अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर एरोबिक भी है अगर एनएरोबिक भी है, दोनों के दोनों किसको फॉलो करते हैं, एक सेम स्टेप होता है हमारा, यानी कि खाना जो है वो क्या करेगा, एक स्टेप फॉलो करेगा दोनों कंडीशंस के अंदर, एरोबिक और एनारोबिक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारी ब्रेकडाउन ऑफ फूड का, जिसके अंदर जो है हमारा जो C6H12O6 होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है किसमें, इसमें क्या होता है, इसकी पार्शल जो है ऑक्सीडेशन होती है इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। ये कंपाउंड है, क्या बोला मैंने कि जो हमारा खाना है, जो हमारा ग्लूकोज है वो पार्शली ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि पार्शल ब्रेकडाउन होगी इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ना, अब ये फॉलो करता है दो आगे जो हमारे स्टेप फॉलो करता है। अब यहाँ पे यूज होता है किसका, O2 का, ठीक है। अगर तो यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर O2 जो है हमारा अटैक कर दे, कौन अटैक कर दे, O2, तो ये तो चला जाएगा फिर एरोबिक के अंदर। और जो हमारा अगर O2 वहाँ नहीं आता है और पायरुविक एसिड के ऊपर अटैक नहीं करता है, फिर वो चला जाएगा एनारोबिक। बेसिकली जो है O2 का यूज़ और ना यूज़ होना, ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के बाद का प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, O2 का यूज़ होगा तो एरोबिक बोलेंगे, अगर O2 का यूज़ नहीं होगा तो एनारोबिक बोलेंगे। लेकिन किसी भी टाइप की जो है हमारी अगर रेस्पिरेशन है तो पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। और ये एक पार्शल जो है हमारी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, ठीक है गाइस, इतना समझ आता है ना। अब ग्लूकोज जो है हमारा कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। अब वहाँ पे अगर O2 आ गया तो हमारी कंडीशन कौन सी चलेगी, एरोबिक वाली। और ये जो हमारा पायरुविक एसिड होगा ये चला जाएगा किसमें, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में। कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या फिर CAC साइकिल। ये बोला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्रेब साइकिल, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रेब साइकिल के अंदर ही O2 का यूज़ होता है। पायरुविक एसिड जैसे ही हमारा एंटर किया किसमें, क्रेब साइकिल में, तो अगर वहाँ पे O2 नहीं है तो फिर क्रेब साइकिल नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है O2 की। जैसे ही O2 आया तो हमारा क्रेब साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रेब साइकिल हो गया, उसके बाद होती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये वहाँ पे चलती है। जब ये पूरी कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो है हमारे पास एरोबिक कंडीशन के अंदर जो है 38 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, 38
एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। अब एक चीज़ और कि जो ग्लाइकोलिसिस था ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये हमारा कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलता है। कहाँ पे चलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जब हमारा पायरुविक एसिड बन गया तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो स्टेप होगा ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा पायरुविक एसिड जो है वो जनरेट हुआ है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल को फॉलो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है गाइस। तो एरोबिक का जो है आपको सारा का सारा ये समझ आया होगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी होगी उसमें तो हम लोग बोलते हैं O2 का यूज़ होता है, लेकिन दोनों में पहले एरोबिक एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और ये एक हमारा क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद जो है ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। उसके बाद जो हमारा पायरुविक एसिड बना तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे आएगी हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये फॉलो करेगा कौन सा? क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग TCA साइकिल कहते हैं या CAC यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। उसके बाद चलती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, और लास्ट में जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O, और बीच में हमें मिलते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल्स, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पे किसकी? ग्लूकोज की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एनारोबिक की। तो एनारोबिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि O2 का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि हमारे पास सेम होगा, जैसे मैंने बोला ना दोनों का स्टेप सेम होता है, यानी कि यहाँ पे भी जो है हमारे पास सबसे पहले क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस होगी। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बना है ना, बेसिकली इसकी क्या होगी? अब फर्मेंटेशन होगी, एक प्रकार से क्या होगी? फर्मेंटेशन, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में ज़रूर सुना होगा। तो अब ये फर्मेंटेशन क्या होती है? यहाँ पे जो है हमारे पास इनकम्प्लीट क्या हुआ? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। अब दोबारा से जो पायरुविक एसिड बना है ना, इसका फर्दर जो है ये क्या करेगा? इनकम्प्लीट इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन एक बार फिर से होगा, और हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या? ATP, और प्लस जो है बीच में CO2 बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। तो उसी के बेस के ऊपर जो है हमारी फर्मेंटेशन जो है ना, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। आप देखो एनारोबिक में क्या हो रहा है? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसके बाद जो है हमारे पास फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या हो रही है कि जो हमारा पायरुविक एसिड जो है वो पार्शली जो है दोबारा से ऑक्सीडाइज करेगा और हमारे वो दो प्रोडक्ट बनाएगा। अब उसी प्रोडक्ट के बेस के ऊपर जो है हमारी फर्मेंटेशन होती है। एक होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या हो रही है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अल्कोहलिक के अंदर क्या होता है हमारे पास? C6H12O6 होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे O2 तो नहीं आएगी आपकी, ठीक है। अब O2 नहीं आएगी यानी कि वेरियस एंजाइम होंगे जो इसको फर्दर आगे क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बनेगा CH3CH2OH बनेगा और प्लस CO2 बनेगी और प्लस जो है हमारे पास एनर्जी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, यानी कि हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करके किसमें? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस जो है यहाँ पे 2 ATP के एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स है वो जनरेट हुए, ठीक। उसके बाद होती है लैक्टिक एसिड की, और ये वाली जो है अल्कोहलिक वाली आपको पता है किसमें होती है? ये यीस्ट वगैरह के अंदर होती है। उसके बाद लैक्टिक एसिड वाली मैं अगर बात करूँ तो लैक्टिक एसिड वाली के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होगा C6, ठीक है, C6H12O6। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं आएगी और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में, और प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 2 ATP के मॉलिक्यूल और CO2 का जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बहुत बात जो है याद रखने वाली कि जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो पहले ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करती है, उसके बाद जो पायरुविक एसिड जो बना उसकी होती है फर्मेंटेशन, और वो दो तरीके से होती है। एक होती है अल्कोहलिक और एक होती है लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक
में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है, यानी कि फर्दर जो है हमारा पायरुविक एसिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, और प्लस जो है CO2 बनाएगा और एनर्जी के मॉलिक्यूल से वो ऑब्टेन करेगा। लैक्टिक एसिड में मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्लूकोज होगा, यानी कि उसके ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बनेगा, उसके बाद जो है ये लैक्टिक एसिड देगा और साथ ही ATP का मॉलिक्यूल देगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगी। और ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ना, ये हमारे ह्यूमंस के मसल सेल्स में होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि आपको पता होगा जब आप लोग रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना जब आपके मसल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेन वगैरह पड़ता है तो मसल्स आपके थक जाते हैं। उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद पेन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, और वो लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जो बाद में पेन करता है, और बाद में धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है और पेन जो है कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये था बेसिक जो हमारी रेस्पिरेशन जो है उसके ऊपर, और ये रेस्पिरेशन कितने तरीके की होती है और कैसे कौन सा फॉलो जो है ये पाथ जो है फॉलो करती है, और कितने जो है इसके अंदर ATP जनरेट होते हैं, या हमारी रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होती है, किस किस जगह होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से समझो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर वीडियो को वापस से जो है रिपीट करके देखो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे जो है हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।